बीपीएससी 66 की तैयारियों में जब क्वेश्चन बैंक से हमें तैयारी करना है तो उसके लिए जो तरीका हमने बताया कि क्वेश्चन बैंक को जब पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे चीज आपके पास हो। मींस उसको रटना नहीं है, हमेशा उसको समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के अपना कॉन्सेप्ट वहां पर बनाना है। ये सबसे सटीक तरीका है और ये सबसे कम समय में अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो, अगर आपको कोई बताने वाला हो तो इससे कम टाइम में करने, मतलब इससे कम टाइम में आप किसी चीज को नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के चीजों को अगर समझा दिया जाए आपको तो वो आपको सबसे अधिक फायदा देगा एग्जामिनेशन में। तो हमारा जो ये सेशन चल रहा है इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि क्वेश्चन को लेके उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, हमें समझना है और हमें इसे आगे ले जाना है। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, ये आपके बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, 56 से 59 में पूछा गया था कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। यानी कि जो सरकार जो खर्च करती है, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसे कौन खर्च करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप बोलोगे वित्त मंत्रालय, आप आंसर मार दोगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट तो क्या करोगे, आंसर देख लोगे, बोलोगे इसका आंसर वित्त मंत्रालय है, हमको याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं तैयारी होती। तैयारी कैसे होती है, पहला तो सरकारी व्यय, एक कॉन्सेप्ट आपको यहां बनाना पड़ेगा कि सरकारी व्यय क्या होता है, किस तरह के खर्चों को सरकारी व्यय करेंगे। क्योंकि आप देखोगे आगे, जब पूरे क्लास को इसको देख लो, आपको मिलेगा इस एक क्वेश्चन से नहीं भी कुछ तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इसी विदिन 2 से 3 साल के क्वेश्चन में। मतलब आपको 2015 का बीपीएससी, 2019 का बीपीएससी, 2018 का बीपीएससी, आपको इस केवल एक टॉपिक से कई क्वेश्चन दिखेंगे। और ये हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा इससे आते ही आते हैं। तो सरकारी व्यय, पहला तो यहां आपका एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, सरकारी व्यय क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, भारतीय रिजर्व बैंक ये क्या करती है, वित्त मंत्रालय ये क्या करता है, योजना आयोग का क्या रोल है और वित्त आयोग का क्या रोल है। जैसे अभी हम लास्ट एक इसके पहले वाला जो हम लोग वीडियो अपलोड किए थे उसका लिंक नीचे डाला हुआ भी है, उसमें देखोगे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एमएसपी को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि फसलों पर मिलता है, उसमें भी एक ऑप्शन था वित्त आयोग। तो वित्त आयोग हमने चूंकि वही पे बता दिया आपको कि वित्त आयोग होता क्या है, तो ये देखो आपको कम से कम उससे अगर उसी क्वेश्चन को केवल देखे होते तो इस क्वेश्चन में कम से कम कहते ना कि हाँ ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का पावर तो रखेंगे। तो हमेशा ऑप्शन को भी पढ़ना है कि ऑप्शन हमारा क्या है और इस क्वेश्चन में उस ऑप्शन का क्या रोल होगा, ध्यान से समझो। चलो हम पढ़ते हैं पहले इसको, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी। तो सरकारी व्यय क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चीज को कि सरकारी व्यय क्या होता है। ध्यान से समझते जाओ, एक एक टर्म को समझना है, नॉट आपको रटना नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ध्यान देना कि हमारा एक पुराना वीडियो भी है इस पर डाला हुआ, अब बहुत बेहतरीन वीडियो था वो, अगर आप देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर है। इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है। बजट में शॉर्ट में समझो, बजट जो हम लोग सरकार जो प्रस्तुत करती है बजट, वो क्या होता है, सरकार द्वारा पूरे साल में कितना पैसा कमाया गया और कितना पैसा उन्हें खर्च करना है, उसी का लेखा जोखा को हम लोग कहते हैं बजट। यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड बजट। तो यहां से अब आया मेरे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये कहां से रिलेट होगा मेरा। पहला ये रिलेट होगा बजट से। बजट किसे कहते हैं, बजट कहते किसे है, एक लाइन में समझ लो इसको भी कि बजट कहते हैं आपका ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि सरकार द्वारा साल भर में जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, दैट इज कॉल्ड बजट। अब बजट जब होगा तो उसमें दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा खर्च तो एक गारंटेड होगा, गवर्नमेंट का रिसिप्ट कि गवर्नमेंट पैसा कितना अर्न की, दो चीज होगा, व्यय होगा, रिसिप्ट होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टार्ट से। स्टार्ट समझो इसका कहां से शुरू हो रहा है कि भारत में
जो हमारा बजट है वो बजट कौन प्रस्तुत करता है, दिमाग में इतने बैठा लो, क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा कि बजट से रिलेटेड ये दोनों चीज है, एक्सपेंडिचर और कमाई, इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्च और कमाई जो है वही बजट है। अब बजट प्रस्तुत कौन करता है, इतना तो सब बच्चा लोग जानते हैं कि बजट जो प्रस्तुत करता है वो प्रस्तुत करते हैं हमारे वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्रालय। तो आपका क्वेश्चन का तो आंसर यहीं से मिल गया कि वित्त मंत्रालय इसका आंसर होगा। अरे बजट जो बनाएगा वही इनकम भी बता रहा है, वही खर्च भी कर रहा है, तो मेरा बजट बनाने वाला वित्त मंत्रालय, सो इसका आंसर वित्त मंत्रालय हो गया। बट अब क्वेश्चन को ले चलो आगे, अब क्वेश्चन को ले चलो, हम यहां पर दो तरह की चीज देखेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आपको देखोगे कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे सरकारी बजट को बांटा जाता है दो पार्ट में, ध्यान से समझना, सरकारी बजट को हम लोग बांटते हैं दो तरह में, एक कहलाता है राजस्व व्यय और दूसरा जो कहलाता है, एक जो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है वो कहलाता है पूंजीगत व्यय। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस थोड़ा सा समझते जाओ कि होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे आपको, गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे इससे। तो राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान समझना, रेवेन्यू वर्ड यहां पे आया समझ लो वो रेकरिंग इन नेचर होगा। रेकरिंग मतलब समझते हो ना कि जो एक फिक्स्ड इंटरवल पर लगातार होता रहा, फिक्स्ड इंटरवल पर लगातार होते रहे। तो ये जो होगा रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर होगा वो रेकरिंग इन नेचर होगा। मतलब क्या हुआ कि वो एक सर्टेन इंटरवल में लगातार होता रहेगा। ऐसा खर्च, जैसे समझो खर्च कैसे हुआ, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उन्हें सैलरी मिलता है तो हर मंथ सैलरी देना पड़ता है, हर मंथ सैलरी देना ही है आपको। मान लो कोई रिटायर्ड पर्सन का पेंशन देना है तो आपको पेंशन, उसको हर मंथ पेंशन पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के खर्चे जो रेगुलर इंटरवल पर होने हैं, और इंपॉर्टेंट बात कि उसे होना ही है, वो रुक नहीं सकता है। मान लो कि रुक नहीं सकता मींस क्या हुआ, जैसे मान लो सैलरी है तो सैलरी आप रोक नहीं सकते हो किसी का, आपको वो सैलरी देना पड़ेगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। तो वैसे खर्चे जो एक सर्टेन इंटरवल पर होता रहे और उस खर्चे को आप रोक ना सको, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर जो आपका एसेट क्रिएट करे, मतलब आपकी कोई संपत्ति बनाए। जैसे मान लो कि हमने बनाया नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे जो बना तो हाईवे पर जो हमने खर्चा किया बनाने में, वो खर्च क्या हुआ, उसके बदले में हमें हाईवे मिला ना। तो एक आपके पास एक एसेट तैयार हुआ, एक संपत्ति तैयार हुई। मान लो रेलवे का हमने कोई एक कारखाना खोला, उस पर हमने पैसा खर्चा किया, तो वहां पे जो खर्च हुआ वो क्या हुआ, हमें रेलवे का एक कारखाना तो मिला जिससे कल को हमें फायदा होगा। तो एक जहां पर एसेट क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत एक्सपेंडिचर। यानी कि दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि होता क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। क्या होगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि ब्याज अदायगी, जो ब्याज पे करती है सरकार किसी से, मान लो कर्ज लेती है, जैसे भारत सरकार ही है, वो मान लो कर्ज ले ली आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या मान लो भारत सरकार ने कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक से जब कर्ज लिया तो कर्ज लेने के बाद उसको उस कर्ज का ब्याज तो देना पड़ेगा, जो हर मंथ या वो ईयरली जिस रेट पर भी ले, वो मान लो मंथली पर लिए इंटरेस्ट रेट पर, तो मंथली तो उसे इंटरेस्ट पे करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा भी गया आपके बीपीएससी में ही कि ब्याज अदायगी, अगर ब्याज पे कर रही है सरकार तो वो किस प्रकार का खर्च है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, राजस्व व्यय है या पूंजीगत व्यय है। अब दिमाग लगाओ, ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी से क्या कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरा, ब्याज जो है वो आपको एक इंटरवल पे देना ही पड़ेगा, यानी कि रेकरिंग इन नेचर है। ब्याज आप रोक नहीं सकते हो, यानी वो भी हमने देख रहा है कंपलसरी है, तो किस में आएगा, राजस्व में आएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे इसमें बनेंगे। तो यहां पर याद रखना कि राजस्व व्यय की अगर हम बात करें इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्याज अदायगी, अगर मान लो कि सरकार कहीं से कर्ज ली और उसके अगेंस्ट में ब्याज दे रही है तो वो। दूसरा आप कह सकते हो कि सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, तो ये सारी चीजें कहां आएगी आपकी,
वो आएगी आपकी रेवेन्यू में। और भी चीजें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है, जो सोशल सर्विसेज में खर्चा होता है, सरकार बहुत सारी सर्विस स्कीम, सोशल सर्विस पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो उसमें भी सरकार पैसा पे करती है, तो वो भी आपका रिकरिंग इन नेचर है, उसको आप रोक भी नहीं सकते हो और उससे आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला भी नहीं है। वैसे ही पूंजीगत में मान लो कि आप खर्च कर रहे हो रेलवे पर, आप एनएच बना रहे हो, आप ब्रिज बना रहे हो, आप मान लो कि कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, फैक्ट्री मीन्स क्या हुआ, पीएसयू आपका पब्लिक सेक्टर का जो अंडरटेकिंग है, तो आप वो खोल रहे हो, आप इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो, आप बैंकिंग चला रहे हो, तो ये सारा चीज कहां आएगा आपका पूंजीगत। यानी यहां पर क्या समझा हमने कि सरकारी व्यय दो तरह का हुआ, एक राजस्व एक पूंजीगत। इसी को एक और तरीके से बांटा जाता था, पहले कहलाता था प्लान एक्सपेंडिचर और एक होता था नन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर और नन प्लान मतलब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। इसको हिंदी में अगर कहें, ये कहलाता था योजना। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछता है, योजनागत और गैर योजनागत। तो ध्यान से समझना कि प्लान और नन प्लान का कॉन्सेप्ट जो था वो था प्लानिंग कमीशन से, जो आपके ऑप्शन में भी है। यहां पर देखो योजना आयोग। योजना आयोग नाम की एक संस्था हुआ करती थी पहले, जो प्लानिंग बनाती थी, 5 ईयर प्लानिंग। और 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत वो कौन कौन से काम करेगी, वो क्या क्या बनाएगी, कहां कहां खर्च करेगी, तो वो जहां भी वो खर्च करेगी दैट इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि ये जो होगा उसके 5 ईयर प्लान में इंक्लूड होगा, उसके 5 ईयर प्लान में वो इंक्लूड होगा। जैसे मान लो कि प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि हम एनएच बनाएंगे, प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि मान लो हम डैम बनाएंगे, तो जो खर्चा प्लानिंग कमीशन करेगी वो खर्च कहलाया, वो सारे खर्च कहलाए प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और जो उस प्लानिंग कमीशन के अंदर नहीं है वो सारे कहलाए नन प्लान। तो चूंकि प्लानिंग कमीशन ही यहां से आप जान रहे हो कि प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हो गई है अब नीति आयोग में, वो भी नहीं क्लियर करेंगे इस पर, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, वो क्वेश्चन फिर से आ रहा है। तो नीति आयोग में इसलिए ये वाला टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अब नहीं रहा। तो आपका यहां पर ऑप्शन भी देखो योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या होता था जानते ही हो। तो योजना आयोग ने क्या करती थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी और 5 ईयर प्लान के अंदर जो खर्चे आते थे दैट इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और जो उसके बाहर है वो नन प्लान। तो यहां तक मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया कि सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन करेगा, वो तो वित्त मंत्रालय हो गया। सरकारी व्यय दो तरह के होते हैं, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व में कौन कौन सा खर्च आएगा, पूंजीगत में कौन कौन सा खर्च आएगा। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब जरा देखो इसका अगला जो ऑप्शन है, चलो रिजर्व, ये योजना आयोग भी हमने समझ गया, वित्त मंत्रालय भी हमने समझ लिया, वित्त आयोग अभी जस्ट हमने जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो उसको एक बार जरूर देख लेना। आर्टिकल ये पॉलिटी से रिलेटेड है, 280 नंबर आर्टिकल में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और वित्त आयोग का काम क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वित्त आयोग का काम है कि जो पैसा भारत सरकार यानी केंद्र की सरकार जमा करती है अपने पास एनुअली, उसका बंटवारा करता है। यानी क्या करता है, ये बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन स्टेट, यूटी एंड सेंट्रल, कि सेंटर और स्टेट में कितना कितना राशि बटेगा। तो ये हो गया वित्त आयोग का काम, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन। अब आ जाओ भारतीय रिजर्व बैंक। यहां पे ये ऑप्शन इसलिए डाला जाता है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो लगेगा हाँ भारतीय आरबीआई का काम तो यही सब है ही, पैसा का काम करना है, तो हो सकता है आरबीआई भी करेगी। आरबीआई ये काम नहीं करती है, आरबीआई खर्चा नहीं करती है, आरबीआई कुछ और करती है। जो इंपॉर्टेंट है जानना, इसी क्वेश्चन में समझ लो, क्योंकि ये भी आपको दिखेगा लगभग हर क्वेश्चन में, ये आपको दिखता रहेगा। आरबीआई भी, आरबीआई का काम समझो। अब यहां पे तो क्लियर हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट लाते हैं। बजट मतलब क्या हुआ, सरकार की नीति निर्धारण करते हैं। कौन सा नीति, ये भी वर्ड अच्छा याद रखना यहां पर कि यहां पर जो हमने कहा वित्त मंत्रालय जो है वो लाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होता है कि सरकार जो है वो कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, कोई कंपनी तो चला नहीं रही है,
लेकिन सरकार को देश को ग्रोथ देना है, देश में डेवलपमेंट लाना है, देश में खर्चे करने, तो खर्चों को करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा। तो जो तरीके से सरकार पैसा लाएगी और जिस तरीके से सरकार पैसे को खर्च करेगी, उस मैनर को, उस विधि को, उस रीति को हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। कि आप किस नीति के तहत देश में पैसा लाओगे और उस पैसे को किस नीति के तहत खर्च करोगे, दैट नीति इज नॉन एज फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। भारत में राजकोषीय नीति नाम से कुछ नहीं है, भारत में इसकी जगह हम लोग प्रस्तुत करते हैं बजट को। हमारे यहां फिस्कल पॉलिसी के नाम से कुछ नहीं होता, बट अगर मान लो कि पूछ दे कि फिस्कल पॉलिसी कहां रिलेटेड है आपका, तो बजट से रिलेटेड रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आरबीआई का काम क्या है? ये तो हुआ वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या कर रही है? पैसा को ला रही है और पैसा को खर्च कर रही है, पैसे को लाना और पैसे को खर्च करना। आरबीआई क्या करती है? ध्यान देना, आरबीआई लाती है, अगर इंग्लिश में बात करें तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। जैसे वो लाती थी फिस्कल पॉलिसी, ये लाती है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे, जिसे कहा जाता है मौद्रिक एवं साख नीति। ये याद रखना, हमेशा समझो, इस चीज को समझो। सरकार क्या कर रही है? सरकार पैसे को अर्न कर रही है और खर्च कर रही है। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई का रोल कहां पर आता है? आरबीआई का रोल जो आता है वो आता है उस पैसे के वैल्यू को, यानी उस पैसे के वैल्यू को, मींस क्या हुआ, पैसा का वैल्यू क्या होता है, पहले ये समझ लो। पैसा का वैल्यू होता क्या है? जैसे मान लो कि इस पेन का कीमत मान लो कि 50 रुपया है। ठीक है, सिंपल समझ लो, पैसा का वैल्यू। ये मान लो पेन 50 रुपया का है, मेरे पॉकेट में 50 रुपया है, हम दुकान गए, 50 रुपया दिए, पेन खरीद लिए। ठीक है, मान लो आज से 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद इस पेन के कीमत में वृद्धि हो गई और इसका दाम अब हो गया 60 रुपया, 60। अब मेरे पॉकेट में 50 रुपया है, हम 50 रुपया लेके गए उसके पास, अब बोले हमको पेन दो, वो बोला नहीं देंगे। अब बताओ मेरे पॉकेट में जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या हो गई? पॉकेट में कहने को मेरे पास 50 रुपया है, बट क्या उस 50 रुपया से हम इस पेन को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ये है पैसा का वैल्यू, कि पैसा का वैल्यू बदल रहा है। कैसे बदला? पेन की कीमत बढ़ गई, यानी कि महंगाई दर बढ़ गई, कुछ भी हुआ होगा। तो ध्यान से समझो, आरबीआई का काम है इस चीज को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन माने महंगाई दर, उसको कंट्रोल करना। कुछ हद तक कहो बेरोजगारी, कुछ हद तक कहो तो पैसे की वैल्यू, उसका लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी तरलता को कम करना या कंट्रोल करना। कम और ज्यादा कोई नहीं करता, बस इसको कंट्रोल वे में रखेंगे तो हम उसे मजबूत कर पाएंगे। आप इसको, इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो था आरबीआई का मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को लेके, वो वीडियो मुश्किल से 40 मिनट का या 25 मिनट का होगा, वो जरूर देख लेना। आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में, इवन यूपीएससी में आ जाए या कोई भी स्टेट के पीसीएस में आ जाए, उसको देख लेना, आरबीआई के मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को। एक क्वेश्चन मिस नहीं करोगे कभी। तो हम यहां पे शॉर्ट में समझते हैं, आरबीआई लाती है मौद्रिक एवं साख नीति। क्यों ला रही? क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इसके ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक है। तो ये रिजर्व बैंक जो है, ये दो, साख का मतलब जान लेना, ये मतलब होता है ऋण। तो ऋण की नीति बताती है। ऋण कौन लेगा? ऋण हम लोग भी लेते हैं, एज ए पब्लिक हम लेते हैं, बैंक भी लेती है आरबीआई से। तो ऋण का दर निर्धारित करती है। ऋण का दर मतलब, ऋण का दर में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करती है कि कितना इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो यहां पर दो तरह का काम आरबीआई करती है। एक आरबीआई काम करती है तरलता को कंट्रोल करने के लिए। तरलता मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। क्या होता है लिक्विडिटी? पैसा का मूवमेंट। पैसा का मूवमेंट, मार्केट में कितना पैसा चल रहा है अभी, वो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, इनके टूल्स हैं, वो टूल्स को ही बता रहे हैं आपको कि तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसके पास दो तरह के टूल रहेंगे। एक होता है CRR
और दूसरा होता है एसएलआर। सबको जान लो, फटाफट जानते जाओ क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा। ये सब क्वेश्चन तो लगातार, ये सब ऐसा फेमस क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। तो एससीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, हिंदी में कहो नगद आरक्षित अनुपात। ये हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो देखो समझो क्या होता है। बैंकों के पास पैसा है, बहुत सारी बैंकें हैं, स्टेट बैंक होंगी, इलाहाबाद होंगी, कॉर्पोरेशन बैंक होगी, सेंट्रल बैंक होगी, बहुत सारी बैंकें हैं। और आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक, यानी कि जितनी बैंकें हैं वो सभी आरबीआई की कस्टमर हैं। जितनी भी बैंकें आप देख रहे हो वो सभी क्या है? आरबीआई की कस्टमर है, तो वो बैंकों का बैंक है। तो सीआरआर क्या कहता है कि जब बैंकों के पास पैसा जमा होता है, जब बैंक पर कस्टमर पैसा जमा करते हैं, तो वो जितना भी पैसा बैंक के पास जमा हो उसकी जो क्रेडिट एंड मतलब जो टाइम और ये आपका बाउंडेशन है, टाइम एंड वाला जो उसका पैसा जो उसको रिटर्न करना है, जितना पैसा उसके पास जमा है उसका सर्टेन एक परसेंट जो है वो परसेंट, उतना पैसा उन बैंकों को आरबीआई में जमा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ये भी सिंपल सा 2 लाइन में समझ लो कि बैंक को रखने इसलिए बोला जाता है कि जैसे आप जानते हो कि बैंक कभी कभी डूब जाती है, तो वैसे कंडीशन में कस्टमर का जो आम जनता है उसका पैसा पूरी तरह से ना डूबे, उसके लिए आरबीआई में वो पैसा वो सुरक्षित रखवा लेती है कि इस पैसे को आप हमारे पास रख दो, इसको छोड़ के बाकी पैसा से आप अपना बिजनेस करते रहो। तो सीआरआर क्या कहता है कि बैंक जो है वो सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट वो आरबीआई में सबमिट करेगी, जो आज की डेट में 4% है। यानी कि मान लो किसी बैंक के पास 100 रुपया जमा है तो उसका 4 रुपया जो है वो जाके वो आरबीआई में जमा कर देगी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है ये इन कैश जमा होगा। ये कैसे जमा होगा? इन कैश, यानी कैश में जमा होगा। ये आपको पैसा सीआरआर जो है वो 4% है, समझ लो। वो सीआरआर का मतलब पर क्या हुआ कि जितना पैसा सीआरआर, जितना परसेंटेज वो उतना पैसा आपको उस बैंक को जाके जमा कर देना है। कहां पर जमा कर देना है? आरबीआई में। ठीक है, इन कैश होगा। एसएलआर जो होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे कहा जाता है हिंदी में साविधिक तरलता अनुपात। एसएलआर भी सेम सीआरआर की तरह ही है। इसमें आज की डेट में शायद 18.5% रेट है एसएलआर का। ये भी सेम वही बात बोल रहा है कि बैंकों को इतना परसेंट राशि अपना जाके जमा करना पड़ेगा आरबीआई में। और ये अलग क्या है इससे? ये देखो ये 4% है, ये 18.5% है। ये क्या था? इन कैश। ये जो है इन कैश हो सकता है, इन गोल्ड हो सकता है सोने के रूप में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, जो सरकार का सिक्योरिटी है, जो बॉन्ड पेपर वगैरह सरकारें बेचती है, उसको डिटेल आपको देखना, चले जाना उस वीडियो में, बहुत अच्छा डिटेल से समझाया गया है। ध्यान समझ लो। एसएलआर और सीआरआर में क्या अंतर हुआ? सीआरआर और एसएलआर में अंतर हुआ कि सीआरआर हमेशा जमा होगा कैश में, और एसएलआर कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी हो सकती है। अब समझो इसको, अगर थोड़ा सा डिटेल देना यहां बहुत जरूरी है कि सीआरआर एसएलआर को रेट को अगर मान लो कि बढ़ाया जाए, या समझो कि सीआरआर और एसएलआर में अंतर क्या रहेगा, अगर इसी को केवल हम समझना चाहें तो हम क्या समझ सकते हैं? देखो, सीआरआर में क्या था कि 4% ये आपको जमा करना है इन कैश, और एसएलआर में है कि 18.5% जो है वो गोल्ड भी हो सकता है और सिक्योरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड पेपर कर लो, समझ लो तुम लोग। ये होता, ये जमा कर सकती है। होता क्या, ध्यान से समझो। इससे फर्क क्या पड़ेगा पहले ये समझ लो दोनों के कंडीशन में। मान लो कि सीआरआर जो है वो सरकार जो है उसका रेट को बढ़ा दी। सीआरआर के रेट को सरकार जो है, सरकार मींस क्या हुआ, आरबीआई ने मान लो बढ़ा दिया, ये 4 से बढ़ के 5 हो गया। अब ऐसे समझो किसी बैंक के पास 100 रुपया था, मान लो 100 ही रुपया उसके पास जमा है, तो 100 रुपया जो कस्टमर उसे जमा किया होगा उसके अगेंस्ट में कस्टमर को बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर है? तो कस्टमर को ये वापस भी करना है,
और कस्टमर को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है बैंक को। अब आरबीआई कही कि 4 रुपया तुम इससे निकाल के हमको दे दो, तो बच गया बैंक के पास कितना, 96 रुपया। अब बैंक के पास बिजनेस करने के लिए बचा मात्र 96 रुपीज, और उसको अपने कस्टमर को जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है 100 रुपये पर ही। अब बैंक के पास तो मान लो कि सरकार बोली कि हम सीआरआर का रेट बढ़ा दिए, यानी ज्यादा पैसा जमा हो गया आरबीआई में, मान लो इसको 4 से बढ़ाकर कर देता है 5, तो 5 रुपया चला गया आरबीआई के पास और 95 रुपया ही रह गया बैंक के पास बिजनेस करने के लिए। अब बैंक के माथे पे जो लायबिलिटी है वो तो 100 रुपया की है, तो सीआरआर बढ़ने से होगा क्या, ध्यान समझो। तो बात करेंगे कि सीआरआर के बढ़ने या घटने से क्या फर्क पड़ेगा, समझो बात को कि मान लो कि सीआरआर को आरबीआई ने बढ़ा दी, सीआरआर का इंटरेस्ट रेट को सरकार आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज किया तो क्या होगा, बैंकों को अब अधिक पैसा आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। इट मींस बैंक के पास अपना बिजनेस करने के लिए पैसा क्या होगा, घट जाएगा। बैंकों के पास जो अपना पैसा होगा वो क्या होगा, घटेगा, यानी तरलता जो होगी, जो लिक्विडिटी होगी वो क्या होगी, वो घट जाएगी। यहां तक क्लियर है, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ये घटेगा। क्लियर कि अगर सीआरआर बढ़ गया तो क्या हुआ कि बैंकों को अधिक राशि जो है वो जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, और बैंक के पास अपना बिजनेस करने के लिए पैसा घटेगा। तो घटेगा तो तरलता मार्केट की घट जाएगी। अब घट गई जब तरलता, जो उसको बिजनेस जितना से पैसा का करना था उतना पैसा उसके पास है नहीं, और उसके पास पैसा कम गया, और वो जो 100 रुपया ली थी अपने कस्टमर से, उसको तो उस कस्टमर को 100 रुपया के एगेंस्ट में ही लोन पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है। अब पैसा उसके पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, कम पैसे से उतना पैसा कमाने के लिए वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। यानी कि बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट जो होगा, यानी ब्याज दर जो होगा, उसको क्या करेगा, बढ़ा दिया जाएगा। तभी ना उसको उतना पैसा मिलेगा कि वो अपने सभी कस्टमर को ब्याज दे सके। तो बैंकों द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि मान लो जैसे हम ही को मान लो कार खरीदना है, हम कार खरीदने के लिए जा रहे थे, हम गए बैंक के पास, बैंक क्या की बोली कि भाई हम तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अब मेरा लोन लेने का जो टेंडेंसी होगा वो ऑब्वियसली घटेगा, यानी कि मेरा जो होगा लोन लेने का जो टेंडेंसी होगा वो घट जाएगा। लोन लेने का टेंडेंसी मेरा क्या होगा, घट जाएगा। जब लोन लेने का टेंडेंसी मेरा घट गया तो क्या हुआ, मेरा जो परचेजिंग पावर है, मेरे जो खरीदने की क्षमता है, वो परचेजिंग पावर भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब हम लोन ही नहीं ले पा रहे हैं तो हम खरीदेंगे कहां से सामान, मेरे पास जब पैसा नहीं है, पैसा नहीं था तो हम गए बैंक के पास, बैंक बोली हम इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, तो हम थोड़े हटाओ लोन नहीं लेना है हमको। जब हम लोन लेंगे नहीं तो मेरा खरीदने की क्षमता भी घटेगी। जब मेरे खरीदने की क्षमता घटेगी तो होगा क्या, जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बिकने के लिए आई है उसका डिमांड जो होगा वो घटेगा। जब हम खरीदने ही नहीं जा रहे हैं तो सामान का डिमांड घट गया, और डिमांड अगर घटा तो समझ लो कि अगर उस सामान का डिमांड ही घट गया तो उस सामान का जो रेट होगा वो ऑब्वियसली गिर जाएगा। जो सामान कोई खरीद ही नहीं रहा है तो उसका दाम क्या होगा, गिरेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके महंगाई दर को कंट्रोल कर रही है। वही, और इसको डीप में जाओगे ना तो बहुत सारी चीज मिलेगी। मान लो गुड सर्विस का डिमांड घट गया, तो डिमांड घट गया तो बहुत सारी फर्क पड़ेगा वहाँ बेरोजगारी पर, आपके बेरोजगारी को ले लो, आप वहाँ पर अपने इकोनॉमी में ले लो, और तरलता को ले लो, बहुत सारे जगह पर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सीआरआर के घटने या बढ़ने से मार्केट पर बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे ही एसएलआर है, एसएलआर में भी क्या, एसएलआर को समझो कि सीआरआर तो था कि कैश में जमा कर दी बैंक, एसएलआर बोलता है कि चलो कैश छोड़ो यार, तुम गोल्ड में भी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी जमा कर सकते हो। ये बैंक चाहती है कि हम एसएलआर को प्रेफर करती है। क्यों प्रेफर करती है, ध्यान समझो। अगर हम 4% यानी 4 रुपया अगर हम आरबीआई में जमा कर दिए तो 4 ही रुपया ना मेरा जमा है, उसके बदले तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वो कैश वैसे के वैसे स्टॉप करके रखा गया है,
लेकिन गोल्ड में अगर जमा करती तो हो सकता है गोल्ड की कीमत कल को बढ़ जाए, तो हमको जितना, मान लो कि हम 1,000 रुपये का गोल्ड रखे और कल को गोल्ड की कीमत बढ़ गई, वो गोल्ड का कीमत जो 1,000 रुपया था वो बढ़ के हो गया 1,200 रुपया, तो 200 रुपये का कम से कम बैंक को तो फायदा होगा। तो बैंक चाहती है कि कैश में जमा ना करें, हम गोल्ड में या सिक्योरिटी में जमा करें। ठीक है, अब देखो ऐसे पढ़ने का रीजन समझा रहे हैं कि क्यों इसको खींच के यहां तक समझाया जा रहा है। समझो बात को, क्वेश्चन यही सब देखो पढ़े तो हम वही टॉपिक, आरबीआई था, ऑप्शन ऑफ आरबीआई में देखे आरबीआई भाई कौन सी पॉलिसी लाती है। जैसे क्वेश्चन था सरकारी व्यय कौन लाता है, तो हमने पता किया, पता चला वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय लाती है फिस्कल पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी लाती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वैसे ही आरबीआई कौन सी पॉलिसी लाती है, तो आरबीआई लाती है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। आप दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी होता क्या है। तो दो तरह का चीज वहां पर होता है, एक होता है कि आपके लिक्विडिटी को नियंत्रित करना, और दूसरा जो होता है वो होता है उसका साख सृजन। मतलब क्या हुआ, ऋण को लेके पॉलिसी बनाना। ऋण को लेके पॉलिसी बनाना मतलब क्या हुआ कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। मतलब क्या हुआ कि जितने सारी बैंकों को आप जानते हो, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, वो सारी बैंकों का वो बैंक है। यानी कि आरबीआई के लिए सारे छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं वो सभी उसके कस्टमर हो गए और आरबीआई उसका बैंक है। तो बैंक का मेन काम क्या है, पैसा लेना और पैसा देना। जब उससे कर्ज लोगे तो तुम पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जब वो तुमसे कर्ज लेगा तो तुमको वो इंटरेस्ट पे करेगी। तो आरबीआई दर निर्धारित करती है अपना। जैसे कि एक पहला हो गया उसका बैंक दर, जिसको कहते हैं हम लोग बैंक रेट। बैंक दर क्या होता है कि मान लो कि आरबीआई के पास, मान लो कि एसबीआई का किसी ब्रांच को, आरबीआई एसबीआई को जरूरत पड़ गई पैसे की, और उसके पास एक कस्टमर आया, बोला कि हमको आज 1,00,000 करोड़ का लोन चाहिए। मान लो ऐसा हुआ, या मान लो कि एसबीआई को लग रहा है कि हम अपना 3 ब्रांच और खोल लेते तो मेरा बिजनेस बढ़ जाता। तो 3 ब्रांच खोलने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि हम 3 और ब्रांच खोल सके। वो गई अपने बैंक के पास, मतलब किसके पास गई, आरबीआई के पास। अब बोली कि हमको आप पैसा कर्जा दो, और हमको इसलिए कर्जा दो कि हमको उस कर्जे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो एसबीआई को आरबीआई कर्ज देगी। जब एसबीआई को कर्ज मिल रहा है तो आरबीआई जब पैसा उसको कर्ज दे रही है तो गारंटेड है कि कर्ज के अगेंस्ट में वो सर्टेन इंटरेस्ट तो लेगी। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित करती है अपने बैंकों पर, यानी कि वो ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उधार पर ले, वो ब्याज दर जब जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों यानी अपने कस्टमर, अपने बैंकों से ले उधार के अगेंस्ट में, दैट इज कॉल्ड बैंक दर। तो क्या दिमाग में बैठाया यहां से समझो कि बैंक दर जो है, इस पर जब रेंट इंटरेस्ट लेगी बैंक, तो जनरली बैंक इस पर इंटरेस्ट लेती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। इंफ्रा के लिए जानो, इस चीज को जानो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं, इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। तो इंफ्रा के लिए, अब जब इंफ्रा के लिए लोन ले रही है तो 1 दिन 2 दिन में तो इंफ्रा बनने वाला है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, जो उसका सेटअप को बनने में समय लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो बैंक दर जो होता है ये हमेशा लॉन्ग टर्म लोन होता है, यानी कि लंबे अवधि के लिए जब बैंकों द्वारा कर्ज लिया जा रहा हो तो उसे बैंक रेट पर मिलता है कर्जा। ठीक है, दूसरा जो है वो है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो दर क्या होता है, सेम चीज है। इसमें क्या था कि एसबीआई को अपना इंफ्रा बनाने के लिए, अपना 3 नया ब्रांच खोलने के लिए कर्ज चाहिए था। अब क्या, अब केस बदल गया। अब केस को समझो। अब क्या हुआ कि मान लो कि एसबीआई के पास अचानक से कोई कस्टमर पहुंचा। अब बोला उसको कस्टमर कि हमको आपसे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, 1,000 करोड़ एक बार में, हमको आपसे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। और हम बहुत, वो सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ पे कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है। अब एसबीआई के पास 1,000 करोड़ है नहीं, वो क्या करेगी, अरे यार पार्टी तो बहुत बड़ा है और हमको इसको लोन देना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। वो गई अपने बैंक के पास, आरबीआई के पास, कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे कुछ दिनों में। क्योंकि एसबीआई को पता है कि कल को हम बिजनेस करेंगे, परसों फिर हम बिजनेस करेंगे, मेरे पास तो पैसा डेली आएगा, तो हम आज नहीं उसको 1,000 करोड़ दे सकते, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के बाद तो दे ही सकते हैं। तो एसबीआई शॉर्ट टर्म लोन लेने जाती है किसके पास,
आरबीआई के पास। तो मेरा अंतर क्या क्लियर हो गया? अंतर क्लियर हो गया यहां पर कि बैंक दर जब लेगा, यानी बैंक दर पर जब उधार लेगी बैंक, तो वो होगा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। जब उसको बैंक रेट पर उधार चाहिए तो वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और जब उसको रेपो रेट पर चाहिए उधार तो वो होगा हमेशा कम समय के लिए, अल्पकालिक होगा। ये अंतर है आपका बैंक रेट और रेपो रेट में। कि अंतर कहां पर आता है? अंतर आता है यहां पर, ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये शॉर्ट टर्म लोन है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। उल्टा बात करो, अब उल्टा क्या बात करोगे कि आरबीआई के पास पैसा बहुत हो गया, आरबीआई के पास पैसा बहुत हो गया, अब आरबीआई चाह रही कि हम इस पैसा को कहीं पर दे दे, तो उस केस में आरबीआई लोन मतलब पैसा के अगेंस्ट में उसे ही लोन देगी, मतलब इंटरेस्ट रेट पे करेगी, यानी उल्टा चलेगा। तो इस तरीके के हथियार है आरबीआई के पास जिसके उपयोग से वो मार्केट के लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने से क्या होगा वो रिजल्ट आपको यहां पर दिख रहा है। तो हमने क्वेश्चन लिया अपना सरकारी व्यय, उसके ऑप्शन में था आरबीआई, आरबीआई को तुरंत हम वहीं पर अगर पढ़ जाते तो हमें अब अगला जब क्वेश्चन कभी भी मिलता है इससे रिलेटेड तो हमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता। अब इससे इतना चीज समझने के बाद देखो अब आपका कितना सारा क्वेश्चन बना। जैसे कि बात करते हैं क्वेश्चन आपका ये था 2016 बीपीएससी 2016 का प्रश्न था बैंक दर का आशय क्या है। देखो इसी क्वेश्चन में आया, बैंक दर तो हम पढ़ ही लिए। अब पूछा 2016 में कि बैंक दर का आशय क्या है। पहला ऑप्शन था साहूकार द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन था अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर। अनुसूचित बैंक मतलब जो हुआ मान लो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद जितने बैंक के हैं उनके द्वारा जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तीसरा है बैंकिंग संस्थान की लाभ की दर, और चौथा है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन को पढ़े और इससे हमको कई सारे क्वेश्चन मिलना शुरू हो गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ था बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। फिर से बोल रहे हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। अभी हम जस्ट बताए कि बैंक दर दीर्घकालीन उधार पर लिया जाने वाला ब्याज दर है, यानी पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन बोलता है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन ब्याज के उधार पर लेता है। फिर उल्टा बोल दिया, रेपो रेट क्या था हमारा? शॉर्ट टर्म लोन था। तो दोनों कथन गलत हो गए। पूछ रहा था कि बताइए इनमें से कौन से कथन आपके गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। आपका आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, एक और दो, दोनों कथन। तो देखो एक क्वेश्चन से हम कितना सारा क्वेश्चन करते जा रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया ये आपके बीपीएससी में 2008 में पूछा गया था ये कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपने नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात में कमी कर दे तो इसका साख सृजन पर क्या फर्क पड़ेगा? साख सृजन पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी क्या बोल रहा है? सीआरआर को कम कर दे। बताओ ये तुमको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि सीआरआर कम होगा तब क्या होगा? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये समझने की चीज है। समझो आप, सीआरआर को बोलता है कम कर दिए, सीआरआर घट गया तो क्या होगा? बैंकों को ज़्यादा पैसा रहेगा अपना बिजनेस करने के लिए, यानी मार्केट में तरलता जो है वो बढ़ जाएगी। और तरलता अगर ज़्यादा है, अब मान लो बैंक के पास पैसा ज़्यादा है बिजनेस करने के लिए, तो क्या बोलेगी? हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं और आदमी आओ और आदमी ले जाओ लोन हमसे,
हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम कर्जा ज़्यादा देना चाहेंगे, मेरे पास पैसा जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा कर्ज देना चाहेंगे, यानी कर्ज जब ज़्यादा देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, यानी बैंकों द्वारा जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या होगा, गिर जाएगा। आपका क्वेश्चन यही पे पूछ दिया है, आपका जो क्वेश्चन पूछा वो यही पूछा कि इसका साख सृजन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ा, ये गिरा तो क्या हुआ, ये भी गिर गया, कमी आ जाएगी। तो ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन बनाने का तरीका है। तो यहां तक क्लियर होगा आपका। जो भी हमने पढ़ाया आपको सरकारी व्यय, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ब्याज भुगतान जो है वो किस टाइप का खर्चा है, वो कौन सा आइटम, ये क्वेश्चन था आपका बीपीएससी 2015 में पूछा गया कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ऑप्शन ए था राजस्व व्यय का, ऑप्शन बी था पूंजीगत व्यय का, ऑप्शन सी था योजना व्यय का, और ऑप्शन डी था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने बहुत प्यार से समझाया शुरू में ही सरकारी व्यय को। सरकारी व्यय दो तरीके के होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है, जो रेकरिंग इन नेचर होगा, जो हमेशा होता रहेगा टाइम टाइम, और उसके होने से, उस खर्चे से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा था पूंजीगत, जो आपको खर्च करना है, उससे आपको कोई ना कोई संपत्ति बनेगी। तो क्या बोला गया, ब्याज अदायगी। तो हमने क्या बताया था, इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो किस में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी कहां जाएगा, राजस्व में जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए। तो पढ़ने का सही तरीका यही है। अगर क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर देखो। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, और उससे कितने सारे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन हम अपने से बना के नहीं देंगे, वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो होगा वो अधिक से अधिक होगा और सटीक होगा। क्योंकि जान ही रहे हो 150 क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चन को तो बनाओगे ही बनाओगे। तो अगर क्वेश्चन बैंक से भी केवल तैयारी कर जाए, क्योंकि लास्ट का 1 महीना बचा हुआ ही है, अब 1 महीना जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा या जो बच्चा पहली बार दे रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप एकदम इस क्वेश्चन बैंक को लो और हमारे साथ पढ़ना शुरू करो। एक क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका अंदाजा आपको होगा एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट। इसीलिए इसको प्रॉपर वे में अगर करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो। और हम लोग चाहते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ आपको चाहिए, जैसे इकोनॉमी का सेक्शन अभी हम लोग चला रहे हैं, इसके साथ पैरेलल में आपकी पॉलिटी की सेक्शन चल रही है, हिस्ट्री भी चल रहा है, इन्वायरमेंट भी है, इकोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारे क्लासेज भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे चैनल पे देखोगे करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना सबसे अधिक है वो उस पर डील किया गया है। तो हम लोग कभी भी कुछ पढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं बैठते, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के लिए तो तुम लोग खुद तैयार हो, आप अपने से खुद से पढ़ भी सकते हो। सिर्फ तरीका क्या होना चाहिए, कौन से अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ो ताकि आपको सफलता मिल जाए, ये बताना हमारा काम है। तो होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि इस पर जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन के पहले सारे क्वेश्चंस को डाल दें, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजी वे में उसे देख सको। बेल आइकॉन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।